तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, उसका ट्रिक समझने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें याद रखना है, इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। पहले क्या आता है? कंठ। अंदर से ऊपर की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो पहले क्या आता है? कंठ। पहले कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, दूसरे नंबर पे तालु, और तीसरे नंबर पे मूर्धा, और चौथे नंबर पे दंत, और पांचवें नंबर पे ओष्ठ। इसको आप लोगों को सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि पहले क्या आता है। पहले कंठ, अंदर से ऊपर की ओर चल रहे हैं। पहले कंठ, उसके बाद तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो अगर यदि ये सीक्वेंस आपको याद हो गया है तो किसी भी वर्ण को हम लोग उसके उच्चारण स्थान हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले कंठ की बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क से शुरू करते हैं। ये जगह क, ख, ग और घ। क, ख, ग और घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ है। और तालु में आ जाएगा च, छ, ज और झ। चार ही ले रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं। पहले चार करके ले रहे हैं। तो क, ख, ग, घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और दंत में आ जाएगा त, थ, द और ध, ये चारों हो जाएगा दंत। और ओष्ठ में आ जाएगा प, फ, ब और भ। फिर चार करके हम लोग ले रहे हैं, चार करके ले रहे हैं। इसको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए इसलिए बोले क्योंकि देखिए ये भी इधर सीक्वेंस वाइज आएगा। क, फिर च वाला, फिर ट वर्ग का, फिर त वर्ग का, फिर प वर्ग का। इसलिए इसको सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ही जरूरी है। पहले क्या आ रहा है? कंठ, फिर तालु, उसका मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो क, ख, ग और घ उच्चारण स्थान कंठ है। और च, छ, ज, झ, इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ट, थ, ड, ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और त, थ, द, ध, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ओष्ठ की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा प, फ, ब और भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसमें कंठ में देखिए, अब अ और आ, ये भी आ जाता है कंठ में ही। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ में है। और हर्षई दीर्घई, अ, आ, हर्षई दीर्घई, तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। और हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद हर्षऊ दीर्घ आएगा, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे ओष्ठ से लिखते हैं। ओष्ठ यानी कि हर्षऊ और दीर्घऊ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है कि दोनों में यहाँ पे मुख के टाइप का है, और मुख का जो सबसे बाहरी लेयर होता है, यानी कि सबसे बाहर का जो होता है वो ओष्ठ होता है सबसे बाहर में। इस कारण से इसको याद रखिएगा, हर्षऊ दीर्घऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है।
उसके बाद री, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ए और ऐ, ए और ऐ, ये देखिए रेयर केस है, इसमें ए और ऐ जो आ रहा है ये अ और हर्षई, ये दोनों का संधि यानी दोनों का मिलन होकर के ये ए और ऐ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये हो जाएगा कंठ और प्लस हर्षई। हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये हो जाएगा तालु। मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। इसे और भी आ जाएगा ओ औ। अब ये देखिए ओ और औ को अगर यदि संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो ये अ प्लस हर्षों में टूटेगा ये। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, ये हो जाएगा कंठ प्लस हर्षौ। ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ओष्ठ, ये हो जाएगा ओष्ठ। मतलब ओ तथा औ इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, बच गया है इसका पांचवा क ख ग घ, अंघ बचा हुआ है, यहाँ पे इसको लेते हैं अंघ। फिर तीनों नौ बचा हुआ है, इसको ले लेते हैं, और एक मो बचा हुआ है। तो इसका उच्चारण स्थान नसिका है, नासिका। अब नासिका क्या होता है? नासिका मतलब नाक। अब देखिए हम लोग जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो एक नाक से एक तरह से आवाज आ रहा है, एक जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं नासिका, नासिका। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहले सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। पहला नंबर पे कंठ, दूसरा नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो पहले नंबर पे आ रहा है कंठ, तो कंठ में कंठ का जो हो जाएगा ये क ख ग घ, इस चारों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और च छ ज झ, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। और ओष्ठ में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा प फ ब भ, ये हो जाएगा ओष्ठ, यानी प फ ब भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और अ आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। हर्षई दीर्घई, इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। अब हर्षो दीर्घो आता है इसके बाद, तो इसको हम लोग यहाँ पे ना लिख करके सबसे नीचे लिखते हैं ओष्ठ में। तो हर्षो दीर्घो का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा री, जो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ए और ऐ का जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस हर्षई में ये टूट रहा है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? कंठ, कंठ हो जाएगा। प्लस हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालु हो गया। उसी तरह यहाँ पे ओ औ, तो इसका जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसको वर्ण को अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा अ प्लस हर्षौ। अ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ, ये कंठ हो गया। प्लस हर्षौ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये ओष्ठ हो गया, यानी ओ औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद इधर का जो पांचों बचा हुआ था, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं।
यानी कि कोई भी अगर वर्ण दिया हो तो उसका उच्चारण स्थान आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सर्वनाम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम कहते किसको है? सबसे पहले ये आता है कि सर्वनाम कहा किसको जाता है? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद राम खेलने जाता है। देखिए, अब ये सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग सही तरीके से कैसे बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वह खेलने जाता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये राम के जगह पे हो जाएगा वह लग जाएगा, यहाँ पर भी राम के जगह पे वह लग जाएगा। देखिए, यही तो सर्वनाम है। यहाँ पे क्या हुआ है, राम एक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, तो इसके बदले हम लोग वह लिख रहे हैं। तो इसके बदले जो भी प्रयुक्त हो रहा है शब्द, यानी संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सर्वनाम के भेद हम लोग समझते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पहले नंबर पे आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरे नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वें नंबर पे निजवाचक सर्वनाम, और 6ठे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इसको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए एक ट्रिक देते हैं। इसको याद करने के लिए एक शब्द याद रखिएगा, अनाप शनाप। अनाप शनाप। देखिए, अनिश्चयवाचक यानी अ, निश्चयवाचक यानी न, उसके बाद पुरुषवाचक यानी प, यहाँ से ये सब मिल रहा है, अनाप हो गया। फिर स, संबंधवाचक स, फिर निजवाचक है, इसको भी नौ से हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक फिर प, यानी यहाँ से हम लोगों का ट्रिक आ गया अनाप शनाप। ठीक, तो चलिए अब इसके भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसको बोलते हैं हम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये समझिए, तो जिस भी सर्वनाम में किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय यानी यहीं से हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि अनिश्चय यानी निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। तो जिस भी सर्वनाम से किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में कोई, इसे बोलते हैं कोई आ रहा है, यानी ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं भी आ सकता है। जैसे बोलेंगे कुछ, इसे बोलते हैं कुछ है, यहाँ पे निश्चित नहीं कि है, होगा ही, नहीं भी हो सकता है। कोई, कुछ, ये सब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल में, जिससे हम लोग बोलेंगे कोई खेल रहा होगा, कोई खेल रहा होगा। ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ये कोई खेल रहा होगा, नहीं भी खेल रहा होगा, ये क्या हो गया?
अनिश्चित, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई खेल रहा होगा, ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसे हम बोलेंगे कि मेरी पत्नी कुछ खा रही होगी। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में है, मेरी पत्नी कुछ खा रही होगी, तो इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि वो खा ही रही होगी, नहीं भी खा रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए एक लड़का बोल रहा है कि सर आप तो बात कर लिए होंगे उनसे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। इसे बोलेंगे कोई रो रहा होगा, कोई रो रहा होगा, तो कोई निश्चित नहीं कि कोई रो ही रहा होगा, नहीं भी रो रहा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले भेद के बारे में पढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में बताए थे कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन उसी का अपोजिट हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे हो जाएगा यह, ये, वे, वह, ये सब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे बोलेंगे यह मेरा मार्कर है या यह मेरा कलम है, तो मेरा है तो वो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ये कन्फर्म है कि ये मेरा ही है। इस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहले एग्जाम्पल में बोलेंगे कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा कलम है तो निश्चित है मेरा ही कलम है, तो इसमें निश्चितता की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे दूसरे एग्जाम्पल में है, वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। तो ये निश्चितता की बात हो रही है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो वो निश्चित ये होगा ही। बोल रहे अगर वो अपना बात हो रहा, इसमें अपना बात किया जा रहा है कि यह कलम मेरा है, वह मेरी पत्नी है, यानी वो निश्चितता की बात किया जा रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वह मेरे दोस्त हैं या फिर वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं, तो इसमें भी निश्चितता की बात हो रही है, इसको भी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें आ जाएगा, यह, ये, वे, वह, ये सब आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, या फिर यह मेरा मार्कर है, यह मेरा कार है, ये जैसे ये सब बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, निश्चितता की बात हो रही है, ये मेरा है ही, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि निश्चयवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलते हैं।
तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये एक तरह से व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इससे देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब देखिए जैसे हम लोग किसी से बात करते रहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आपसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम आपसे किसी सोनू नाम का लड़के से हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोनू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, बात कौन कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ बात। मैं क्या हो जाऊँगा? उत्तम पुरुष। मैं हो जाऊँगा उत्तम पुरुष। बात कौन? मैं कर रहा हूँ, मैं हो जाऊँगा उत्तम पुरुष, मैं। और सुन कौन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तुम या फिर आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोनू के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोनू क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। सोनू हो जाएंगे अन्य पुरुष। या फिर सोनू की जगह पे हम लोग वह बोल सकते हैं, वह, तो वो कौन हो जाएंगे? अन्य पुरुष। चलिए इसको फिर से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ एक सोनू नाम के लड़के के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? उत्तम पुरुष। लेकिन सुन कौन रहे हैं? आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। लेकिन हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? सोनू के बारे में, तो सोनू क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। या फिर उसको हम लोग वह भी बोल सकते हैं, यानी सोनू हो गए अन्य पुरुष। तो आई होप कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग समझते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। इससे हो जाएगा कि जो करेगा वो भरेगा। देखिए एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा, तो संबंध स्थापित हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इस एग्जाम्पल में हो जाएगा जो करेगा वो भरेगा, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। इसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में इसे बोलेंगे कि जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा वो पाएगा। तो इसमें भी दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, ये भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसे और भी अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इससे हम लोग बोलेंगे कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा
वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो इसमें भी देखिए, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो जो और वो, इसमें भी दोनों सर्वनाम में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि संबंधवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम हम लोग कहते किसको है, तो जिस भी सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज सर्वनाम, ऐसे पता चल रहा है कि हम लोगों को इसमें निजीपन का प्रतीत होगा। तो जिस भी सर्वनाम में निजीपन का प्रतीत हो हम लोगों को, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे, जैसे में हो जाएगा मेरा, अपना, जैसे अधिकार एक तरह से दिखाते हैं इसमें, अपना या फिर मेरा, अपना, या फिर बोल सकते हैं अपने आप, अपने आप। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे इसमें बोलेंगे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें अपना की बात हो रहा है, यानी इसमें निजीपन की बात हो रही है। तो इस सर्वनाम को हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसे अगले एग्जाम्पल में बोलते हैं कि मैं अपना फोन चला रहा हूँ, मैं अपना फोन चला रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए निजीपन की बात हो रही है। अपना बोले, अपना फोन है, तो इसमें निजीपन की बात हो रही है। जब मन होगा चला सकते हैं। तो निजीपन जिसमें भी हो, जिस सर्वनाम में निजीपन की बात हो रही हो, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो इसमें भी अपना की बात हो रहा है। मैं अपना कार चला रहा हूँ, इसमें भी अपना की बात हो रही है, यानी निजवाचक के सर्वनाम की बात हो रही है, इसमें निजीपन की बात हो रही है, इसलिए इसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि निजवाचक सर्वनाम भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग किसको कहते हैं, तो जहाँ भी प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, जहाँ भी प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में बोल सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें प्रश्न पूछने की बात आ रही है, इसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो। इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप कहीं जा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने की बात आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे और भी कुछ बोल सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये सब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब हो जाएगा, ये सब जितना भी शब्द हो जाएगा इस तरह का, उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे।
ये शुरू करते हैं। तो आज हम लोग तत्सम और तद्भव को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक समझने वाले हैं कि तत्सम और तद्भव को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्सम पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसमें संस्कृत शब्द आएगा। तत्सम में संस्कृत शब्द आएगा, संस्कृत शब्द, या फिर इसमें आएगा अक्षर ज्ञ, अक्षर ज्ञ। अगर किसी भी शब्द में उसमें अगर वर्ण अक्षर क्यों लगा हुआ हो तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, या तो फिर संस्कृत शब्द हो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तद्भव में होगा हिंदी। हिंदी शब्द जिसमें भी आ जाए उसको हम लोग तद्भव कहते हैं, या तो फिर इसमें चंद्र बिंदु मिलेगा। जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इतना से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इधर आप लोग खुद से जवाब दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्प, इसे सर्प की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर ये रेप लगा हुआ है सर्प में, तो ये संस्कृत भाषा एक तरह से संस्कृत शब्द है, इसको हम लोग बोलेंगे तत्सम। तत्सम ये दोनों में से कोई सा भी अगर आए तो उसको भी हम लोग तत्सम भी बोलते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा तत्सम, इसे हम लोग बोलते हैं सर्प। अगर इसी का हम लोग तद्भव देखें तो हो जाएगा सांप। सर्प का तद्भव हो जाएगा सांप। इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है और आपको बोल रहे हैं कि जिसमें भी चंद्र बिंदु लगा होगा जिस भी शब्द में उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ये हो जाएगा तद्भव। तद्भव। इसे अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इसे बोलेंगे चांद। चांद ये कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा तद्भव, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा तद्भव। तद्भव। जैसे बात करेंगे पुत्री। पुत्री इसमें त्र लगा हुआ है और आपको बताएं अक्षर ज्ञ, इसमें से कोई सा भी अगर किसी भी शब्द में अगर ये वर्ण आ जाए उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे त्र आया है तो ये भी हो जाएगा तत्सम। पुत्री हो जाएगा तत्सम। इसे बोलेंगे काम। ये हिंदी शब्द है, काम ये हिंदी शब्द है, तो ये हो जाएगा तद्भव। काम हो जाएगा तद्भव। तद्भव। इसे और बोलेंगे शिक्षा। शिक्षा। अब देखिए इसमें अक्षर लगा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये हो जाएगा तत्सम। तत्सम हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे बोलेंगे ओष्ठ। ओष्ठ ये संस्कृत शब्द लग रहा है, यहाँ पे आधा स्वर लगा हुआ है, ये संस्कृत शब्द लग रहा है जिस कारण से ये हो जाएगा तत्सम। अब इसी का हम लोग तद्भव बनाते हैं तो तद्भव में हो जाएगा ओट। इसमें आधा स्वर लगा हुआ था, ये हो गया तत्सम, लेकिन इसी को हम लोग सरल रूप में लिखे तो ये हो गया तद्भव। इसे अगले एग्जाम्पल और देखते हैं। इसे चैत्र। चैत्र। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे त्र लगा हुआ है तो आपको बताएं अक्षर ज्ञ कोई सा भी मिलेगा उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ये तत्सम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बोलेंगे दक्षिण। दक्षिण इसमें अक्षर लगा हुआ है, ये भी हो जाएगा तत्सम। और इसी का अगर यदि तद्भव बनाना हो तो इसे हम लोग बोलेंगे दाहिना। दाहिना ये देखिए हिंदी शब्द है तो ये हो जाएगा तद्भव। इसे और भी हम लोग बोलते हैं, देखेंगे अक्षर। अक्षर। अब अक्षर में यहाँ पे अक्षर लगा हुआ है तो अक्षर लगा हुआ है तो ये तत्सम हो जाएगा। और अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इसे बोलेंगे भीख।
भीख। ये क्या है, ये हिंदी शब्द है तो ये हो जाएगा तद्भव, ये तद्भव हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर यदि तत्सम बनाना हो जिसे बोलेंगे भिक्षा, भिक्षा। अब इसमें देखिए अक्ष लगा हुआ है, ये हो जाएगा तत्सम, भिक्षा ये तत्सम हो गया। और इसी का तद्भव की बात किए तो ये हो जाएगा भीख। तो आई होप कि तत्सम और तद्भव आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ठीक से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहाँ से डिफिनेशन से इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन, संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। जैसे बोलेंगे हम लोग वनवास, यानी वन में जो वास करता है, वन में रहने वाला, तो उसको हम लोग क्या किए, संक्षेप में किए। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र शॉर्ट में लिखा हुआ था, उसको हम लोग बोले राजा का पुत्र, यानी हम लोग उसको संक्षेप में किए। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में लिखना या फिर सम्मिलन। तो समास जो होता है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कभी कभी नए समास से क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले अव्ययी भाव समास, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अगर कोई भी समास दिया हो, अगर उसके पहले यथा, बे, भर, प्रति लगा हो, किसी भी समास के पहले अगर यथा, बे, भर, प्रति लगा हो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो फिर इसमें समान शब्द, समान शब्द हो तो उसको भी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखें असंभव, यथा संभव। तब देखिए इसमें यथा लगा हुआ है शुरू में, ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। या फिर बोलेंगे यथाशक्ति, उसमें भी यथा पहले आ रहा है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग बेईमान, बेईमान। इसमें शुरू में क्या आ रहा है, बे। और आपको बताएं कि किसी भी समास में अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति लगा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथा लगा हुआ था यहाँ पे तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसमें बे लगा हुआ है तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इससे बोलेंगे भर पेट, भर पेट। इसमें भर लगा हुआ है शुरू में तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसे बोलेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, प्रति। और आपको बताएं यथा, बे, भर, प्रति, यथा, बे, भर, प्रति, प्रति लगा हुआ है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे बोलेंगे रातों रात, रातों रात। अब देखिए योजक चिन्ह देख करके ये नहीं समझिएगा कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि योजक वाला को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो, रातों रात एक ही शब्द रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास को कैसे बनाना है अगर आएगा एग्जाम में। तो अगला हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास को पहचानने का एक ट्रिक है कि उसमें संख्या का बोध होगा। संख्या, द्विगु समास में हमेशा संख्या आएगा शुरू में। जैसे बोलेंगे हम लोग नवग्रह, नवग्रह।
तो नवग्रह लिखा हुआ है, तो नवग्रह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर संक्षिप्त करेंगे तो इसको बोलेंगे 9 ग्रहों का समाहार। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, इस तरह बोल सकते हैं 9 ग्रहों का समाहार। तो 9 देखिए इसमें संख्या का बात आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे बोलेंगे नवरात्रि, नवरात्रि यानी 9 रात्रों का समाहार, इसमें भी 9 यानी संख्या का बात हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। और नवग्रह भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन अभी हम लोगों के सौरमंडल में 9 ग्रह नहीं, अभी 8 ग्रह है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग नवग्रह बोलते हैं, तो अलग सी बात है। अब नवरात्रि, नवरात्रि में 9 रात्रों का समाहार यानी 9 संख्या की बात आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे पंचमहल, पंचमहल यानी 5 महलों का समाहार, तो इसमें भी 5 यानी संख्या का बात हो रहा है, यानी 5 महलों का, 5 महलों का समाहार, समाहार, इसमें भी 5 यानी संख्या की बात आ रही है, तो इसको भी हम लोग द्विगु समास कहेंगे। या फिर जैसे बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज इसको बोलते हैं 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं का समाहार, 3 यानी इसमें संख्या का बात आ रहा है, इसमें भी, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास फिर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास को समझने का ट्रिक है कि उसके बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह। जैसे हम लोग बोलेंगे दिन रात, जैसे बोलेंगे दिन रात, तो दिन रात अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम लोग बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो जिस भी समास में योजक चिन्ह लगा हो या फिर लगे कि हमको इसमें योजक चिन्ह लग सकता है, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे भाई बहन, भाई बहन, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे साग पात, साग पात, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले, साग पात, इसमें यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। या तो फिर बोलेंगे माता पिता, माता पिता, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। यानी जिस भी समास के बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले समास तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आती है। कारक विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा का, के, की, में, ये सब आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए तत्पुरुष समास का, जैसे बोलेंगे हम लोग राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम लोग संक्षेप जब करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को हम लोग बोलते हैं राजपुत्र। ये हो जाएगा इसका संक्षेपण, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो देखिए इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है का, ये क्या है, ये कारक विभक्ति चिन्ह है। तो कारक विभक्ति चिन्ह जैसे भी आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बोलेंगे राज दरबार,
राज दरबार। तो देखिए इसको भी अगर हम लोग संक्षेप करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे राजा का दरबार। राजा का दरबार को हम लोग बोलते हैं राज दरबार। राजा का दरबार। तो इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, जिस कारण से इसको भी हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। कारक विभक्ति चिन्ह जिसमें भी मिले जिस समास में, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं और बोलेंगे राजमहल। राजमहल, तो राजमहल इसको हम लोग संक्षेप करते हैं तो इसका संक्षेपन क्या हो जाएगा? राजा का महल। राजा का महल। इसमें भी देखिए कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, राजा का महल का आ रहा है, इसको भी हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, वनवास। वनवास, तो इसका संक्षेपण करते हैं तो वनवास का मतलब क्या हो गया? वन में वास करने वाला। वन में वास करने वाला यानी वन में रहने वाला। वन में वास करने वाला, तो में आ रहा है। में भी क्या है? ये कारक विभक्ति चिन्ह, इस कारण से ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास कर्मधारय समास पे चलते हैं हम लोग। तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि उसमें उपमा की बात की जाएगी। उपमा, जैसे इसमें कर्मधारय समास में उपमा की बात की जाएगी। जैसे उपमा कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे बोलेंगे कि कमल नयन, इसे बोलेंगे कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या हो गया? इसका संक्षेपण करते हैं कमल नयन का, तो कमल नयन का मतलब हो गया कि कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, तो देखिए नयन का मतलब क्या होता है? नेत्र यानी आँख। तो क्या किसी का आँख कमल के समान होता है क्या? नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि किसी का आँख वो कमल के समान है, जो कि हकीकत होता नहीं है। तो कमल नयन, इसको हम लोग संक्षेप करते हैं तो हो जाएगा कमल के समान नयन। इसमें बोला जा रहा है कमल के समान नयन, तो किसी का भी नयन यानी किसी का भी आँख कमल के समान नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दी जाती है कि उसका आँख जो है नयन है वो कमल के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। तो चलिए अगले एग्जाम्पल चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका संक्षेपण करते हैं तो हम लोग बोलेंगे चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख को अगर हम लोग संक्षेपण करते हैं तो इसका हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। अब देखिए किसी का भी मुख चंद्रमा के समान नहीं होता है, लेकिन उपमा दिया जाता है। एक उपमा दिया जाता है कि उसका मुख यानी कि कोई बच्चा है उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन हकीकत में वो कुछ होता नहीं है। चंद्रमा बड़े से हैं लेकिन कोई एक बच्चा है वो छोटा सा है, तो उसके तुलना कैसे? वो सिर्फ तुलना किया गया है, उसके समान तो होगा नहीं। तो ये सिर्फ तुलना किया गया है यानी उपमा दिया गया है कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो उपमा की बात किया जा रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास बहुव्रीहि समास पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास को समझने का सबसे आसान ट्रिक है कि बहुव्रीहि समास में या तो किसी देवता या फिर किसी दानव की बात इसमें किया जाएगा, या तो देवता या फिर दानव की बात किया जाएगा। जैसे इसमें ट्रिक इसका क्या है? इसमें
या तो देवता की बात आएगा या फिर दानव की बात आएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। यानी इसमें भी देवता की बात किया जा रहा है। इस पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। यानी इसमें देवता की बात किया जा रहा है। तो जैसे देवता या फिर दानव की बात आएगा तो उसमें हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। तो पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। यानी ये क्या है? भगवान है, यानी देवता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, गजानन। गजानन, गजानन हम लोग किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। तो गणेश भगवान को हम लोग गजानन कहते हैं। तो गजानन, ये भगवान की बात इसमें आ रहा है, यानी देवता की बात आ रहा है। तो इसको भी हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए और अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे है दशानन। दशानन, तो दशानन हम लोग किसको कहते हैं? दशानन हम लोग रावण को कहते हैं। और रावण कौन है? वो दानव है। रावण दानव है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन। तो आपको बताए हैं कि बहुव्रीहि समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, या तो उसमें देवता की बात किया जाएगा या फिर दानव की बात किया जाएगा। तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, दशानन। दशानन यानी रावण। तो इसमें दानव की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वीणा पानी। वीणा पानी, तो वीणा पानी हम लोग किसको कहते हैं? सरस्वती माता को कहते हैं। तो इसमें भी देवी देवता की बात आ रहा है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले समास को देखते हैं, नए समास। मुख्य इतना ही होता है, इतना से ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी इससे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है नए समास से। तो नए समास सबसे हल्का ये भी है कि इसमें नकारात्मक की बोध होगी। नकारात्मक, नकारात्मक यानी नहीं का बोध होगा। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे असत्य। असत्य, असत्य यानी जो सत्य नहीं है। असत्य का मतलब क्या हो गया? जो सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं की बात आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नए समास। इसे हम लोग बोलते हैं असंभव। असंभव यानी जो संभव नहीं हो, इसमें भी नहीं की बात आ रही है, इसको भी हम लोग नए समास कहेंगे। जैसे बोलेंगे असमर्थ, यानी जो समर्थ नहीं हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। यानी नए समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें नकारात्मक की बात आएगी। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में बताया है कि अव्ययी भाव समास को बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि किसी भी समास के पहले अगर शुरू में यथा, बे, भर, प्रति, यथा, बे, भर, प्रति लगा हो तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो फिर समान शब्द आए, जैसे रातों रात, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे बोलेंगे यथासंभव, बेईमान, भरपेट, प्रतिदिन, सब में क्या आ रहा है? शुरू में ये आ रहा है, जैसे यथाशक्ति, शुरू में यथा आ रहा है, यथासंभव, शुरू में यथा आ रहा है, बेईमान, बे आ रहा है, भरपेट, भर आ रहा है। ये सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब द्विगु समास में बताया है कि इसमें संख्या की बात आएगी। इसे हम लोग बोलते हैं नवग्रह, यानी 9 ग्रहों का समाहार। 9 यानी संख्या की बात आ रही है, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमहल, 5 महलों का समाहार, इसमें भी संख्या की बात आ रही है, 5 महल, 5, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। जैसे अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? बीच में योजक चिन्ह आएगा इस तरह का, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बताए हैं इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आनी चाहिए। कारक विभक्ति चिन्ह का मतलब जैसे का, के, की, में, ये सब आना चाहिए। जैसे हम लोग बोलेंगे वनवास, यानी वन में वास करने वाला को हम लोग
वनवास करते हैं तो में, वन में वास करने वाला में, यानी कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे बोलेंगे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र का आ रहा है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे क्योंकि उसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है। अब अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमा की बात होगी, जैसे बोलेंगे हम लोग कमल नयन, यानी किसी का भी जो नयन है यानी आँख है वो कमल के समान नहीं होता है, वो सिर्फ उपमा दिया जाता है, तो उपमा की बात आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। तो बहुव्रीहि समास में बताए हैं इसमें या फिर देवता की बात होगा या फिर दानव की बात होगा। जैसे एग्जाम्पल में गजानन, गजानन हम लोग किसको बोलते हैं, गणेश भगवान को, तो देवता की बात आ रही है उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को, तो उसमें दानव की बात आ रही है तो वो भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नए समास, नए समास में नकारात्मक की बोध होगी, इसमें नहीं का बात आएगी, जैसे असत्य, असंभव, असमर्थ, ये सब हो जाएगा, यानी जो समर्थ नहीं हो, नहीं की बात आ रहा है नकारात्मक, यानी नए समास हो जाएगा।